नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम। मैं कई बार जो हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ तो कई लोग ये कहते हैं कि आप हाथ मत जोड़ा करें। तो ऐसे करता हूँ, मैं हाथ ऐसे ऊपर करके कर देता हूँ नमस्ते। चलो, जैसे भी आपको पसंद है ना पसंद है, मुझे जो पसंद है वो मैंने किया। नमस्ते का आनंद तभी आता है जब हाथ जोड़ के किया जाए। तो आप सब जो मुझे देख रहे हैं, आपके सबके अच्छे भविष्य की कामना के साथ मैं जिस मुद्दे पे आपसे चर्चा करूंगा वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। देखिए, मुझे जिन व्यक्तित्व ने प्रभावित किया है, जिन विचारकों से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, और विचारों के अलावा जिसकी जीवनी और उस जीवन में भरा हुआ संघर्ष और उस संघर्ष का फिर पूर्ण जिजीविषा के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ सामना करना और कुछ करके दिखाना, ऐसी जटिल जाति व्यवस्था से निकल के और इस मुकाम को हासिल करना और अपना एक स्वतंत्र वजूद खड़ा कर देना, ऐसे एक रूढ़िवादी समाज में ये अंबेडकर जी ही कर सकते थे। देखिए, अब तो फिर भी बहुत व्यापक हो गए हैं लोगों के विचार। ठीक है, कभी कभी ऐसे कुछ दौर आते हैं जब संकीर्णताएं हावी हो जाती है, जब खुली आवाजों को दबाया जाता है, जब समाज सुधारकों की गोलियां मार दी जाती है, जब कोई तार्किक और वैज्ञानिक आवाज उठती है तो उसका गला दबा दिया जाता है। हालांकि कभी कई दौर आते हैं, ये दौर ऐसे लंबे नहीं चलते। फिर जिनको ये अच्छा लगता है कि मजा आ गया, उसका गला दबा दिया, मजा आ गया, उसको मार दिया, ठीक किया, उसके चेहरे पे कालिख पोत दी, वो खुद लोग जो प्रशंसक होते हैं, जो तालियां बजाते हैं, एक दिन वही इस कट्टरता से, इस रूढ़िवादिता से परेशान हो जाते हैं, फिर दोबारा लिबरल हो जाते हैं, उदार हो जाते हैं। तो खैर, अंबेडकर जी उस युग में पैदा हुए जब लोग नए विचारों को स्वीकार कर रहे थे। तो समाज के हास्याकृत वर्गों के लिए मुझे ये लगता है अंबेडकर जी ने जितने सार्थक प्रयास किए, जितना मनोयोग से प्रयास किए, मुझे नहीं लगता किसी और ने किए थे। हो सकता है आप सबके विचार अलग हो, मैं अपने विचार आप पे नहीं थोप रहा हूं। आगे मैं ये भी चर्चा करूंगा कि आप हीरो वर्शिप न करें, कोई शिक्षक कह दे या कोई भी कह दे, उसके विचारों को न माने। आप खुद अपनी स्वय दृष्टि का विकास करें, खुद की दृष्टि का विकास करें, खुद की सोच का विकास करें, एक स्वतंत्र सोच का, तार्किक सोच का विकास करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर क्या कुछ पूछा गया है, पीछे पॉलिटिकल साइंस के जो विभिन्न एग्जाम्स हुए, मैं आपसे उनके ऊपर चर्चा करता हूं। कि बी आर अंबेडकर वर्तमान संघीय ढांचे के आलोचक थे। अंबेडकर का यह कहना था कि स्थानीय स्वशासन या स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य अपन ऐसा करते हैं, सुधारते हैं, राज्य शासन कर लेते हैं, के पास वास्तव में न तो विधायी शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी शक्तियां। यानी राज्य का जो शासन है, राज्य शासन का तात्पर्य है कि राज्यों को जो कार्य सौंपे गए हैं, जो कानून बनाने के दायित्व सौंपे गए हैं, चाहे वो संवैधानिक हो और चाहे संविधान से परे हो, वो बहुत ही कम दिए गए हैं। हमारे यहां संघीय व्यवस्था है तो सही, लेकिन ये थोड़ी सेंट्रलाइज है। इसका शक्तियों का और कानून निर्माण का जो झुकाव है, कानून क्रियान्वयन का और कानून निर्माण का, वो सेंटर की तरफ ज्यादा है, संघ की तरफ ज्यादा है। दिल्ली की सरकार के पास ज्यादा शक्तियां हैं और राज्यों के पास शक्तियां कम है। तो इसीलिए आलोचना करते हैं अंबेडकर जी, ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। हालांकि अंबेडकर जी केवल चर्चा करें तो अंबेडकर जी खैर चाहते यही थे कि एक ऐसा संघीय ढांचा निर्मित हो जिसमें संघ वास्तव में शक्तिशाली हो, वरना देश के फिर टुकड़े हो जाएंगे। अगर राज्यों को स्वायत्त और स्वतंत्र वजूद दिया गया तो जैसे प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में जो बिखराव हुआ था, वैसा बिखराव फिर हो सकता है। तो एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सशक्त संघ आवश्यक है। नेहरू जी भी इस बात को कहा करते थे। लेकिन बाद में
इन संघीय व्यवस्था में कुछ कमियां दिखाई दी होगी, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट में, ये उत्तर माना हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लेख है स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। स्मॉल होल्डिंग्स, इसका संबंध किससे है? स्मॉल होल्डिंग्स का तात्पर्य है छोटी भूजोत या छोटी कृषि जोत। तो स्वाभाविक है कि कृषि जोत और ऐसे मुद्दे हैं, इनका संबंध भारतीय कृषि व्यवस्था से होता है कि छोटी जोत का प्रभाव क्या होता है, ये किस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, स्मॉल होल्डिंग्स होती है, कैसे स्मॉल होल्डिंग्स वाले हैं वो नई टेक्निक्स को नहीं अपना पाते, इन सब के ऊपर है स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया और एंड देयर रेमेडीज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ने बंबई विधानसभा में कितनी सीटें प्राप्त की? देखिए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में ये पार्टी बनाई गई थी अंबेडकर जी के द्वारा, 1936 में। आगे और चर्चा कर लेंगे। और ये पार्टी ब्रिटिश लेबर पार्टी से प्रभावित होकर बनाई गई थी, ब्रिटेन की लेबर पार्टी से प्रभावित होकर। 37 में राज्य विधानमंडलों के चुनाव आए, 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग, तो बंबई विधानसभा में 15 सीटें मिली इस पार्टी को। ठीक है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। प्रथम लोकसभा निर्वाचन हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किस सीट से प्रत्याशी थे? देखिए, प्रथम जब लोकसभा निर्वाचन हुआ तो अंबेडकर जी बंबई शहर उत्तर से खड़े हुए और चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पे रहे। दोबारा फिर एक उपचुनाव हुआ था, उसमें लड़े, उसमें भी हार गए थे। और फिर राज्यसभा से थे महाराष्ट्र से, तो बंबई शहर उत्तर, यहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था। प्रथम लोकसभा निर्वाचन यहां से लड़ा था उन्होंने। कई बार पूछा हुआ, ध्यान रखें, बंबई शहर उत्तर है ये, या बॉम्बे सेंट्रल नॉर्थ। बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तकों को आरोही क्रम में लगाना की कौन सी पुस्तक आई? देखिए, पहली जो इनमें से पुस्तक है वो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आएगी, द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी। थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़े अपन तो इनकी पीएचडी थीसिस है, उसकी उस टाइम वो पढ़ रहे हैं, उस टाइम ये आई थी, ये इनकी पीएचडी है, 1923 के आसपास ये आई। इन्होंने 1956 में जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया तब ये पुस्तक आई थी 1956 में, द बुद्ध एंड हिज धम्मा, जिसमें वो अन्य धर्मों की बजाय बौद्ध धर्म को ज्यादा व्यापक, ज्यादा तार्किक, ज्यादा वैज्ञानिक, ज्यादा मानवतावादी, ज्यादा कल्याणकारी और ज्यादा अच्छा बताते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, हिंदू वुमेन की स्थिति के ऊपर चर्चा कर रहे 1951 में, जब ये विधि मंत्री थे। फिर बाद में इस्तीफा दे दिया था, बस इसी वुमेन वाले, हिंदू वुमेन वाले मुद्दे के ऊपर ही। और ये पुस्तक इनकी डेथ के बाद आई, 1970 के आसपास प्रकाशित हुई थी, गांधी एंड गांधीजी। तो एक नंबर पे है ये वाली, देखते हैं एक से सेट हो रहा है क्या, तो इसी से हो गया। देखिए, देखिए इसके सारे ऑप्शन में गड़बड़ है। इसका जो सही ऑप्शन है, मैं माफी चाहूंगा इस क्वेश्चन को चेक नहीं कर पाए। सबसे पहले 2 नंबर है, नहीं सही है, 2 नंबर ये रहा, तो 2 नंबर, फिर 4 नंबर, पहले 1923, फिर 1951, तो 2 4, माफी चाहूंगा सही है, 2 4, फिर 3 द राइज एंड फॉल ऑफ, ये सॉरी द बुद्ध एंड हिज धम्मा 56 ये, और फिर 1 ये रहा। तो इसका उत्तर बी है। फिर मैं इसको एकदम से जोड़ नहीं पाया, आगे चलते। देखिए, जब भी आप करें अंबेडकर के ऊपर जो पुस्तक है उनका क्रम जरूर याद करें। कार्ल मार्क्स की पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है, उनका क्रम, रूसो के लेख और उनकी पुस्तकों का क्रम,
और अंबेडकर जी की पुस्तकों का क्रम और अरविंदो की पुस्तकों का क्रम आप जरूर याद करें, ये बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत और भी पूछे जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, सोच की जो तरीका था, उनकी विचार प्रणाली थी, उसमें से लक्षण कौन सा नहीं है? देखिए नहीं है, ध्यान से देख लें आप, हमेशा एग्जाम हॉल में इसका ध्यान रखें क्या लिखा हुआ है। देखिए व्यक्ति का महत्व, ये उदारवादी थे, ठीक है। तर्क संगतता, रीजन, तर्क, रैशनैलिटी, इसमें विश्वास करते थे। समता मूलक समाज में विश्वास करते थे। लेकिन जो श्रेणीकृत असमानता है, हायरार्कियल अनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी, उसमें विश्वास नहीं करते थे। श्रेणीकृत असमानता, इसका तात्पर्य है कि जो भारतीय समाज आप देखेंगे तो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग ये श्रेणीगत असमानता है। यहां ऐसे करके और 4 श्रेणियां बनी हुई है। आप इसको कैसे ही मान लें कि नीचे ही नीचे शूद्र बैठे हैं या दलित जातियां बैठी हैं इस असमानता में, फिर ऊपर वैश्य या किसान और ये जातियां बैठी है, फिर ऊपर राजपूत या क्षत्रिय बैठे हैं, और उसके ऊपर ये ब्राह्मण बैठे हैं। तो आप इसको जातीय हिसाब से देख लें या कैसे देख लें, इस श्रेणीबद्ध असमानता का तर्क भारत की जाति व्यवस्था जो भेदभाव के पर आधारित है, ऊंच नीच पे आधारित है, भारत की वर्ण व्यवस्था जो ऊंच नीच और भेदभाव पर आधारित है, यही है श्रेणीगत असमानता, जिसे अम्बेडकर जी बिल्कुल भी मान्य नहीं करते थे। उसी का घोर विरोध किया उन्होंने पूरे जीवन। तो ये नहीं है इनका विचार। B.R. अम्बेडकर का स्थापित अंतिम दल कौन सा था? देखिए इस मुद्दे के ऊपर कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि कौन सा दल था वो इनका अंतिम स्थापित दल था। तो एक बार इसका माना हुआ है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो देखिए है नहीं, दरअसल अगर हम एनसीईआरटी पढ़े और भी पढ़े ढंग से, तो इन्होंने ये जो पार्टी बनाई थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये 1936 में बनाई थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो बना था ये 1942 में बना था। इन्होंने फिर ये पार्टी खत्म कर दी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। उसके बाद ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया 1942 में। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये यूएस की रिपब्लिकन पार्टी से प्रभावित होकर इन्होंने इसके निर्माण का सोचा था। ये इसका निर्माण कर पाते, इसको गति दे पाते, उससे पहले ही थोड़े से टाइम पहले डेथ हो गई। उनकी डेथ के तुरंत बाद इनके अनुयायियों ने ये पार्टी बनाई थी। तो इस क्वेश्चन को लेके ये 1957 में इनकी डेथ के थोड़े से समय बाद बनती है। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि इसको क्या माने। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एक एग्जाम में, तो उसने रिपब्लिकन पार्टी माना था, लेकिन इसका सही उत्तर ये है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये तो इनकी डेथ, हालांकि इसका फॉर्मेशन वगैरह ये अधिकांश चर्चाएं इस पे हो चुकी थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा बाद में हुआ इसका। तो रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप वाली जो पार्टी है यूएस वाली, उससे प्रभावित होकर बनाई है। लेबर पार्टी यूके वाली जो लेबर पार्टी, ब्रिटिश लेबर पार्टी, उससे प्रभावित होकर बनाई। 42 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ ये पार्टी थी इनकी। दलित पैंथर्स का संबंध नहीं है, अंबेडकर जी के विचारों को जरूर मानती है ये, लेकिन इस पार्टी ये एक दबाव समूह था, ये पार्टी थी नहीं, एक प्रेशर ग्रुप है ये, जो दलितों के लिए महाराष्ट्र में काम करने के लिए खड़ा हुआ था, दलित कल्याण के लिए, दलित जागृति के लिए, ये दलित पैंथर्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रत्यक्ष संबंधित संगठन नहीं है। तो देखिए ये तीनों तो है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, लेकिन दलित पैंथर्स प्रत्यक्ष से संबंधित नहीं है। इस दबाव समूह का निर्माण तो 1972 के आसपास हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, और ये यूएस के ब्लैक पैंथर्स आंदोलन से प्रभावित है। ये एक युवाओं का आंदोलन था जो दलितों में जागृति का काम किया करता था, महाराष्ट्र में आज भी काम करता है, लेकिन इतना ज्यादा प्रभावी नहीं है। बाद में राजनीतिक दलों की दलदल में उलझ के रह गया था ये दबाव समूह।
ये नामदेव दसाल, राजा ढाले वगैरह इसके नेता हुआ करते थे, फेमस नेता इसके। गांधी जी और अंबेडकर के मध्य जो बहस हुई, चाहे वो वर्ण व्यवस्था को लेके हुई होगी, चाहे वो ग्राम स्वराज को लेके हुई होगी, या वो फिर शहरीकरण और औद्योगिकरण को लेके हुई होगी, इन बहसों को दो महान हस्तियों के बीच का संघर्ष किसने कहा है? गांधी वर्सेस अंबेडकर। तो ये धनंजय कीर है, इन्होंने काफी काम किया है, अंबेडकर जी के ऊपर लिखा भी है, इन्होंने ये शब्दावली कही है, धनंजय कीर ने। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा जोड़ा अराजकता का व्याकरण है? बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, इस पे चर्चा करते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं अराजकता का व्याकरण क्या है, फिर ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बात है 25 नवंबर 1949 की, 1949 की। संविधान सभा का अधिवेशन चल रहा है। 26 नवंबर 1949 को तो संविधान को अंगीकृत आत्मा अर्पित करना ही है, उससे पहले वाले दिन की बात है। अंबेडकर जी संविधान सभा में बोलने के लिए खड़े हुए और उस दिन अंबेडकर जी ने ये कहा कि अगर ये देश असफल होगा, अगर ये संविधान असफल होगा, अगर इस देश में अगर कोई दिक्कत होगी इन फ्यूचर, तो उसके लिए 3 चीजें जिम्मेवार होंगी। तो इस देश के विकास के लिए, संविधान की सफलता के लिए, जो 26 नवंबर को लागू हो रहा है, आत्मा को प्रेरित कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं जिसको, जो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा 2 महीने बाद, वो संविधान अगर असफल हुआ तो वो बोला इसके लिए 3 प्रवृत्तियां जिम्मेदार होगी, इसलिए भारतीयों को ये 3 प्रवृत्तियां छोड़नी होगी। और छोड़ने के बजाय हमने कुछ प्रवृत्तियों को तो अब तक पकड़ रखा है। वो कौन सी 3 प्रवृत्तियां हैं जिनकी वो चर्चा करते हैं कि इस देश के नागरिकों को 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। एक है अराजकता का व्याकरण, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये रहा। दूसरा है नायक पूजा, हीरो वर्शिप, इसको छोड़ना होगा। और तीसरा है, नायक पूजा के बाद तीसरा जो मुद्दा है वो है सामाजिक लोकतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकतंत्र। पहले अराजकता के व्याकरण की चर्चा करते हैं। इनका कहना है कि जो पीछे हमने अंग्रेजों से जो संघर्ष किया, चाहे वो सत्याग्रह के रूप में किया, असहयोग के रूप में किया, सविनय अवज्ञा के रूप में किया, ये आजादी के बाद इन सबको छोड़ना होगा। भले ही ये अहिंसक तरीके हैं सरकार का विरोध करने के, ये हमें मजबूरी में अडॉप्ट करने पड़े थे, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने हमें विरोध करने के सारे तरीके रोक दिए थे। इसलिए मजबूरी में ये सारे तरीके, जिनको वो असंवैधानिक बोलते हैं, ये अडॉप्ट करने पड़े थे, क्योंकि अंग्रेजों ने आपके समस्त प्रकार के विरोध के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा था, तब इन तरीकों का प्रयोग करना पड़ा था। अब चूंकि देश का खुद का संविधान तैयार हो गया है, तब आप अगर सरकार का विरोध करेंगे तो वो संवैधानिक तरीके से करेंगे और कानूनी तरीके से करेंगे। अब आपके पास संवैधानिक साधन होंगे। चलिए, संवैधानिक साधन क्या है इसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कोई सरकार गलत काम कर रही है, नागरिकों का शोषण कर रही है, तो अब आप ये नहीं है कि आप रेल रोक दो, आप पलायन कर जाओ, हिजरी कर जाओ, या आप सत्याग्रह करो, आप असहयोग करो, आप पिकेटिंग करो, आप धरना प्रदर्शन करो। नहीं, ये सब असंवैधानिक तरीके हैं, क्योंकि देश आजाद हो गया, उसका खुद का कानून है। अब अगर आपको सरकार के कार्यों में पसंद नहीं है तो आप आपके जो नेता हैं उनको ज्ञापन दो, उनका घेराव करो, क्योंकि वो आपने उनको प्रतिनिधि चुन के भेजा है। ब्रिटिश सरकार प्रतिनिधित्वकारी नहीं थी, इसलिए तो उनका इस तरीके से विरोध किया जा सकता था। लेकिन जब देश का खुद का संविधान बन गया है तो संविधान ने विरोध के बहुत सारे तरीके दिए हैं। आप कोर्ट्स में जाओ, जब इलेक्शन हो तो आप उस सरकार को हरा दो जो जनहितैषी नहीं है,
तो आप इस प्रकार का विरोध करो, नहीं कि आप सत्याग्रह, असहयोग, इस प्रकार के असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करो। तो इन्होंने सत्याग्रह, असहयोग, इन सबको अराजकता का व्याकरण कहा है कि इससे प्रदेश में अव्यवस्था फैलेगी, क्योंकि अपना ही संविधान फैल होगा। फिर तो आप अपने ही संविधान, अपनी ही व्यवस्था, अपनी ही राज व्यवस्था, अपनी कानून व्यवस्था के खिलाफ ये सारा काम कर रहे हैं, तो ये बंद करना होगा। दूसरा है नायक पूजा, हीरो वर्शिप बंद करनी होगी इस देश को। इन्होंने कहा कि धर्म के अंदर नायक पूजा चलती है, आप ईसा मसीह की पूजा कीजिए, मोहम्मद साहब को आप ग्रेट और ईश्वर का दूत मानिए, आप राम और कृष्ण को ग्रेट मानिए, महान मानिए, ईश्वर मानिए, से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राजनीति में जिस दिन नायक पूजा होती है, आपने किसी नेता को अगर हीरो मान लिया, तो फिर वही स्थिति होगी जो हिटलर ने की थी जर्मनी की, जब उसको नायक माना गया, वहां हीरो माना गया। मुसोलिनी को हीरो माना गया इटली के अंदर, जर्मनी में हिटलर को माना गया। तो वो स्थिति किसी अपने देश की भी हो सकती है। तो राजनीति में नायक पूजा नहीं करनी है, हीरो वर्शिप नहीं करनी है। नेता है उसको नेता ही माने, वो हमारा प्रतिनिधि और सेवा के लिए बना है। अगर वो कुछ सेवा कर रहा है तो वो माई बाप नहीं है हमारा। तो नायक पूजा का उन्होंने विरोध किया। और तीसरा था सामाजिक लोकतंत्र, यानी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। उन्होंने कहा कि जैसे ही देश का संविधान लागू होगा और लागू होते ही और हम सबको राजनीतिक लोकतंत्र मिल जाएगा। राजनीतिक लोकतंत्र का तात्पर्य यह है, राजनीतिक लोकतंत्र कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होगा, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का राजनीतिक दल या दबाव समूह बनाने का अधिकार होगा, सरकार की आलोचना का अधिकार होगा, सरकार को बदलने का अधिकार होगा, पार्टिसिपेशन का अधिकार होगा। तो एक तरफ तो राजनीतिक रूप से आप इतने जागरूक हो जाते हैं, दूसरी तरफ समाज की तरफ देखते हैं तो वहां लोकतंत्र है ही नहीं। वहां वही हायरार्किकल व्यवस्था है, वही श्रेणीबद्ध असमानता है, वही शोषण है, वही जातीय रूढ़िवादिता है, वही जातियों का विखंडन है, वही दलितों का शोषण है। तो ऐसे में संविधान लंबा नहीं चल पाएगा, क्योंकि फिर क्रांति हो जाएगी, लोग राजनीतिक रूप से जागृत हो जाएंगे, वो फिर अधिकार मांगेंगे, सामाजिक व्यवस्था उनको अधिकार देगी नहीं। तो ऐसे में गरीब और पिछड़े लोग और दलित हैं वो विद्रोह कर देंगे। तो सामाजिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र भी सुधारा जाए, लोगों की सोशल वैल्यू बढ़ाई जाए, उनको सबको समान माना जाए, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता भी की जाए, अमीर गरीब के बीच की खाई को पाटा जाए। और ये जो दलित ब्राह्मणवाद और ये सब कुछ है जिनमें ये उच्च जातियां, निम्न जातियां, ये सोशल हायरार्की, इसको कम किया जाए। तो ये था सामाजिक लोकतंत्र, इसकी स्थापना करनी होगी, क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र दे दिया संविधान ने, सामाजिक लोकतंत्र तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की भूमिका निभाते हुए स्थापित करना होगा। तो ये था, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये तीन चीजें कहते हैं कि क्या कहा था अम्बेडकर जी ने। तो कहा अराजकता का व्याकरण बंद करो, नायक पूजा बंद करो, और राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र की भी स्थापना करो। तो ये था अम्बेडकर जी के ऊपर क्या कुछ पूछा गया, मैंने आपको ये चर्चा करते हुए ये बताया। तो धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।